कौन बुलाया था धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को? नकुलनाथ जी। कौन बुलाया था? कमलनाथ जी। ये वही नकुलनाथ जी कमलनाथ जी है जो एक तरफ कहते हैं ये देश विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, हम उनको बचा के रखेंगे, और दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हो और बोलते हो कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। बाबा जी ने अनाउंस किया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। पूछिए मुसलमान भाइयों से, ईसाई भाइयों से, तुम वोट देते हो कांग्रेस की, पूछिए नकुलनाथ जी से क्यों लेके आया गया? उनको डर था कहीं चुनाव न हार जाए, इसलिए जो काम बीजेपी कर रही थी वही काम ये नकुलनाथ कमलनाथ जी ने किया। आप फिर बोलते हो कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। कहा देंगे भैया? कहा देंगे वोट कांग्रेस को? बोलिए कांग्रेस के लोगों को, खुल के क्यों नहीं आते? अरे कांग्रेस के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, नाम सन्नाम, इतना सोना चांदी, इतनी जमीन जायदाद खरीद ली है, अब उनको बचाने के लिए वो बीजेपी में मुंह छुपा रहे हैं वो लोग। उनको पता है कहीं बीजेपी की ईडी दौड़ कर ना आ जाए। क्यों? काली कमाई करे ना, धर्म के नाम पे काली कमाई करे कांग्रेस के लोगों ने, जाति के नाम पे कि हम तुम्हारे ही हैं। अरे जब तुम सही काम करे हो, ईमानदारी से हमारे लिए काम करे हो, तो कमलनाथ जी क्यों अपने बंगले के सामने से कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा देते हैं? क्यों बीजेपी ज्वाइन करने के लिए नेताओं के चक्कर लगाते हैं? कल वो बीजेपी ने लात मारी तो कमलनाथ जी को बीजेपी में नहीं लिए, तो अब बोल रहे हैं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन गुपचाप अपने नेताओं को बीजेपी में पहुंचा रहे हो। गुपचाप पहुंच रहा है दीपक सक्सेना जी के लड़के को, हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी बोल रहे कि भैया इस हफ्ते तू गए है ना दीपक सक्सेना का लड़का, अगले हफ्ते तुम्हारे पापा जा है, अगले हफ्ते वो कमलेश शाह जा है, अगले हफ्ते वो विक्रम आके महापौर जा है, अगले हफ्ते और वो नीलेश उइके जा है, अगले हफ्ते वो सुनील उइके जा है, अगले हफ्ते वो सोहन वाल्मीकि जा है। अरे एक एक को ये बेचते जा रहे हैं उधर। समझिए, अपनी वोट बीजेपी और कांग्रेस में देके खराब मत करिए। अपनी वोट अगर आप कांग्रेस को दोगे तो कब वह वोट सुबह बीजेपी में चले जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपके पास अंतिम ऑप्शन है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 45% से ज्यादा आबादी में रहने वाला आदिवासी समाज और उस दलित शोषित पिछड़े वर्ग की गुणवाना गणतंत्र पार्टी है। इस पार्टी को आप साथ दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे पास कोई काली कमाई नहीं है। अरे काली कमाई का हम तो 1-1 रुपए चंदा मांग के चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या हमारे पीछे ईडी सीडी एबीसीडी लगाएंगे? हम आपको बताना चाहते हैं सम्मानीय साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद करिए। याद करिए आपके इन महापुरुषों को, मान्यवर कांचीराम साहब को, जिसने कहा था कि ये मेरे दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुम इस देश के शासक हो, तुमको शासन सत्ता संभालनी है, तुमको ये देश चलाना है। तुम्हारे बच्चे आज पैसा के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तुम कैसे शासक हो? उठो, घर से निकलो, शासक बनो, शासन सत्ता अपने हाथ में लो। दिन रात उन्होंने साइकिल से रैली किया, साइकिल से बैठक किया, दिन रात आदिवासियों के बीच में दादा हीरा सिंह मरकाम ने कैडर लिया, गांव गए, महुआ खा के, फटी चप्पल पहन के गांव गए और दलित आदिवासी पिछड़े को बताने की कोशिश करी कि तुम शासक बनो। शासक किसे कहते हैं? शासक पता है आपको? शासक किसे कहते हैं? याद रखिएगा, शासक वो 4 वर्ग का लोग है। सबसे पहला हम देखेंगे न्यायपालिका। शासक वर्ग पूरे न्यायपालिका में बैठा रहता है, कब्जा रहता है। किसका है न्यायपालिका में कब्जा? वही लोगों का, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बड़ा बुरा लगता है उनको। कुछ चंद लोगों का कब्जा न्यायपालिका में है। कॉलेजियम सिस्टम, चाचा का लड़का ही जज बनेगा, मामा का भतीजा ही जज बनेगा, खानदान का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और दलित आदिवासी पिछड़े क्या करेंगे भैया? ये जज क्यों नहीं बनेंगे? कितने जज सुप्रीम कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े और मुस्लिम है? नहीं है। क्यों? तुम लोग झाड़ू पोछा लगाओ, तुम लोग पंचर बनाओ, दूसरे का बर्तन मांजो। अरे तुम तो चड्डी बनियान धोने के लिए हो, इसीलिए तुमको जज नहीं बनने दे रहे। कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, कराइए कंपटीशन। हम वही गरीबी में पढ़ के, वही फटी कपड़े पहन के, फटी चप्पल पहन के तुम्हारे साथ कंपटीशन फाइट करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हम भी जज बन सकते हैं, लेकिन वहां पर कई द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हैं जो एकलव्य जैसे लोगों का अंगूठा लेकर उनकी काबिलियत को खत्म कर रहे हैं। हम समझते हैं इस बात को। आज आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि हमारी काबिलियत को कोई नकार ना सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे पेपर देने जाते हो, पहले पेपर बिक जाता है। पहले पेपर छपने के बाद बिकता था, आज पेपर छपने के पहले ही बिक जाता है और बाद में छपता है। जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे के लिए पेपर खरीद के पास कर लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका बच्चा कभी नौकरी नहीं लग पाएगा। अरे कब्जा करिए, शासक बनना है तो न्यायपालिका में कब्जा करिए। जब जजों की संख्या, अगर आप लोग 85% बहुजन मूल निवासी लोग
85% लोग, 100 में से 85 जज, अगर वहां 100% में से 85% जज अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका हो गया, उस दिन सबका साथ सबका विकास कहलाएगा। 100 में से 85 कलेक्टर दलित पिछड़े आदिवासियों के बन गए, तब हम समान विकास की बात करेंगे, सबके साथ की बात करेंगे। 100 में से 85 एसपी अगर दलित आदिवासी पिछड़े के बनेंगे, तब जाके आपकी भागीदारी की बात होगी, लेकिन ये लोग नहीं बनने देंगे। कितने आपके जज, कितने आपके यहां पर एसपी आते हैं? ये पांडुरना के अंदर एसपी कलेक्टर कौन है? नाम देख लीजिए दोनों का, खुद मन में बोल के बताइए, एसपी कौन है और कलेक्टर कौन है? क्या है भैया, दलित आदिवासी एसपी कलेक्टर पांडुरना नहीं आ सकेगा? अरे जिस दिन ये पांडुरना और सौसार के लोग गोंडी बोलते कलेक्टेड में घुस जाए और वहां अगर गोंडी से बात करे, और जब कोई आईएएस आईपीएस आपकी गोंडी ना समझ पाए, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी आदिवासी सलाहकार परिषद लिख के देगी कि सौसार और पांडुरना के अंदर वही कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी आएगा जो गोंडी बोलना जानता है, क्योंकि यहां गोंडों की संख्या ज्यादा है। लेकिन आप सोच के देखिए, आज हमारे क्षेत्र में पांडुरना, आपके इधर तो फर्राटेदार गोंडी बोलते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से, अमरवाड़ा हर्रई साइड से, उधर गोंडी भाषा क्यों खत्म हुई पता है आपको? घुसपैठिए लोग आ गए, बस गए वहां पर, ऐसे लोग घुस गए वहां पर जो गोंडी नहीं जानते, और धीरे धीरे उनने गोंडी बोलने वाले लोगों को देहाती कहा। गोंडी बोलने वाले लोगों को उन्होंने कहा कि तुम अनपढ़ हो, तुम गांव के लोग हो, तुम मम्मा हो। ये बोल बोल के हमारे बाप दादाओं को गोंडी भुलवाने का काम वहां के लोगों ने करे। आज हमारे अमरवाड़ा और हर्रई के अंदर आदिवासी गोंडी नहीं बोलते, उसी क्षेत्र से मैं हूं जिस क्षेत्र में गोंडी को खत्म कर दिया गया। गोंडी सिर्फ जुन्नार देव और आपके सौसर, पांडुरना और खमार पानी साइड बोलते हैं, बाकी हमारे साइड कोई गोंडी नहीं है। आज हमारी मातृभाषा हम भूले हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी गोंडी हम समझते हैं, हमें दुख होता है, लेकिन फिर भी याद रखना, हमारी एकता देखिए आप। हमें भले ही गोंडी बोलना नहीं आता अमरवाड़ा और हर्रई के लोगों का, लेकिन दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को गोंडवाना से विधायक बनाने का काम किया। लेकिन आप पांडुरना और सौसर के लोगों को गोंडी आता है, लेकिन कितने विधायक बनाया आपने गोंडवाना का? एक विधायक नहीं बनाया। हम भले ही गोंडी नहीं जानते थे, लेकिन गोंडवाना के प्रति कट्टर थे। आज हम रोज गोंडी बोलने के लिए छोटे छोटे शब्द का प्रयास करते हैं। आज यहाँ कई लोग बैठे हो जो सब गोंडी बोलते हैं, लेकिन हमारी मातृभाषाओं को भुलाने का काम यही बीजेपी कांग्रेस ने करी है। लाखों करोड़ों की संख्या में गोंडी बोलते हैं लोग। मुझे बताइए, संविधान में 8वीं अनुसूची में हर भाषा को दर्जा दिया गया। मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दिया गया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात दे दिया गया, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब दे दिया, कन्नड़ बोलने वाले को उनका कर्नाटक दे दिया, उधर एरिया दे दिया, तेलुगु बोलने वाले को पूरा उधर का एरिया दे दिए। लेकिन गोंडी भाषा का आज भी संविधान में दर्जा नहीं है। गोंडी को आज भी संविधान में और लोगों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है गोंडी भाषा को। ये कमलनाथ जी 2019 आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री थे 15 महीने के, तब इन्हें चिल्ला के लाखों आदिवासी के सामने बोला, कमलनाथ जी ने क्या झूठ बोला, ए मेरे आदिवासी भाइयों, मैं पीला कोटी पहना हूं, गमछा डाला हूं, मैं तुम्हारी भाषा को दर्जा दूंगा। कहां दिए दर्जा? दिए क्या? झूठ बोलने वाले लोग हैं। अरे 5-5, 6-6 बार सांसद बन गए ये लोग झूठ बोल के। नकुलनाथ ने कितने बार, ये पूरे आदिवासी और मुसलमान और बाकी भाइयों की वोट से जीतने का काम करती है यहाँ पर कांग्रेस। एक भी बार मुझे बता दीजिए कि नकुलनाथ सांसद भवन में जाकर बोला हो कि यहाँ के गोंडों को गोंडी भाषा का दर्जा मुझे देना है, इसलिए संविधान में गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो। बोले क्या नकुलनाथ ने? बोला कभी नकुलनाथ जी ने? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट आपसे लेंगे, लेकिन अडानी को लाके बसाएंगे, पूंजीपतियों को लाके बसाएंगे। अडानी को लाने का काम कमलनाथ जी ने किया। बड़े बड़े उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पूरा ठेका देने का काम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने किया। आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर, पांडुरना जिले के अंदर जो एसटी, एससी, ओबीसी समाज के जो नौजवान लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, आज उनको एक ठेका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? रोड का ठेका नहीं मिल रहा है, बड़ी से बड़ी रेत का ठेका नहीं मिल रहा है। सब बाहर से आके बसे हुए लोगों को ये कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों ने ठेका दे देकर उनको अरबपति और खरबपति बनाने का काम किया। और यही पांडुरना जिला और छिंदवाड़ा जिले के मूल निवासियों को रोडपति बनाया, रोडपति, और बाहर से लाके लोगों को यहाँ करोड़पति बनाया। ये विकास इन्होंने किया है। समझिए आप षड्यंत्र को, इनके षड्यंत्र को समझिए और पूछिए इनसे सवाल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपसे वोट लेकर कब बीजेपी में चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के पीछे भी ईडी पड़ी है, बीजेपी का हथियार, बीजेपी की ईडी पड़ी है जो इनके भ्रष्टाचार को खोद खोद के निकाली है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के भ्रष्टाचार को। और अब लेखे वो घूम रहे हैं और बोल रहे हैं या तो कमलनाथ जी तुम बीजेपी में चल जाओ या तुम्हारे विधायक को पहुंचा दो। तो इनने कहे कि पहले मैं विधायक के पहुंचाऊं, कहा लास्ट टाइम चुनाव तो लड़ लें और जीत लें, उसके बाद बीजेपी में चल जाएं। इसलिए कोई भरोसा नहीं है। जितने भी भाई कांग्रेस को वोट देते थे, इस बार आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 6 नंबर की बटन दबाओ, ब्लैक वोट में वोट दो। हम लोग स्वाभिमानी हैं, हमारे बाप दादाओं को तोप के सामने बांध के ब्लास्ट कर दिए, लेकिन अंग्रेजों के तलुए नहीं चाटे। हमारे बाप दादा बाबूराज छटमाको को फांसी में टांग दिया गया, लेकिन कभी उन्हें अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे। हम स्वाभिमानी लोग हैं। गोंडवाना को वोट दो, अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वोट बीजेपी में जाएगी, बीजेपी में चले जाएंगे ये लोग। और बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारे आरक्षण और तुम्हारा संविधान और तुम्हारे एसटी/एससी एक्ट खा जाएंगे ये लोग। इसलिए दोनों अपना मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे हैं, मुंह खोल के बैठे हैं कि कब कौन सी मछली मुंह आ जाए, कब हम गप्पा मार ले, कब पेट भर जाए। इसलिए इनके मुंह के पास मत जाना। इनका गमछा डालने से पहले, इनके अपने घरों में झंडे लगाने से पहले उन बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार बोलो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोल के बताओ कि एसटी/एससी एक्ट जिंदाबाद, एसटी/एससी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण जिंदाबाद। कभी बोल पाएंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे। जब ये तुम्हारे अधिकारों को जिंदाबाद नहीं कर सकते, जब ये तुम्हारे अधिकारों को बचा नहीं सकते, जब ये तुम्हारे अधिकारों के लिए एक शब्द बोल नहीं सकते, तो तुम इनको वोट क्या उद्देश्य से दे रहे हो? मुझे बताओ, किस उद्देश्य से दे रहे हो? विकास कि कौन सा विकास? लाडली बहना का विकास। अच्छा, 3000 वाला लाडली बहना का विकास। एक गरीब भिखारी को अगर आप 5 रुपए दो तो बड़ा खुश होता है। क्यों? 5 रुपए बड़ी रकम है, बड़ा कुछ होता है। मेरे को 5 मिल गया, बहुत बहुत पैर पड़ता, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, 100 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, 150 रुपए दे दे, खुश होता है भिखारी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है, गरीबी की परिस्थिति से जूझ रहा है, इसलिए भिखारी खुश होता है। लेकिन आज आपको और हमारे घर की माताओं बहनों को जो 3000 रुपए जो दे रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम भी बड़े खुश हो रहे हैं। क्यों? यही गुलामी की पहचान, इसलिए खुश हो रहे हैं। कमलनाथ जी के परिवार की महिलाओं को 3000 रुपए दो और बोलो कि माताएं बहनें, हमारे भी ये प्यारी लाडली बहना वाला पैसा है, आप रख लो जी, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। ले लेंगे क्या? देखिए मोहन यादव जी के परिवार के लोगों को कि ये लो लाडली बहना के नाम पे 3000 रुपए हम आपके घर की माताओं बहन दे रहे हैं, ले लेंगे क्या? बोलेगा रख भाग पैदा, भिखमंगा समझा 3000 दे रहे हैं, ऐसा लात मार के आपको भगाएंगे। आज जो आपके क्षेत्र में आके बहुत प्रचार करी सम्मानीय नकुलनाथ जी की धर्मपत्नी जी, क्या नाम है उनका? प्रियानाथ जी। प्रियानाथ जी आज प्रचार कर रहे हम आपके परिवार के हैं। प्रियानाथ जी को बोलिए कि आप लाडली बहना के एवज में एक और योजना ये ला रहे हैं और डबल पैसा देने की बात कर रहे हैं। उनको बोलिए प्रियानाथ जी को ये 3000 रुपए हम चलो लाडली बहना के नाम पे, ले लेंगे क्या? बोलेंगे भीख दे रहे हो हमें, तो उनको जवाब दीजिए कि हमें आप भीख दे रहे हैं। अरे लाडली बहना की जगह हमारे बच्चों की शिक्षा मुफ्त दो, हमारे किसानों को सही फसल का रेट दो, हमारे लोगों को यूरिया डीपी का रेट सस्ता दो, हमारी कपास को सही रेट में खरीदो। ये 3000 जो भीख के रूप में दे रहे, हम तुमको भीख के रूप में मार के फेंकेंगे, लेकिन नहीं, तुमको शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा तो दिग्विजय सिंह अपने बेटा जयवर्धन सिंह को विदेश में पढ़ाएंगे। शिवराज सिंह चौहान अपने लड़के, क्या नाम है उनके लड़के का? कार्तिकेय, उनको LLB विदेश में कराएंगे। अच्छा, और जितने नेता है अपने लड़के बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे तुम इंडिया में पढ़ाओ तो तुम्हारे लड़के बच्चे को, तब ये डायलॉग मानना है। झूठ झमोट और ये भ्रम करने वाला क्यों हमें बोलते हो पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? नकुलनाथ जी बोलिए कि तुम्हारी बच्ची को आइए, हमारे दलित आदिवासी पिछड़े जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते अपनी बच्ची को वहां पढ़ा। जिस दिन तूने 10वीं तक अपने लड़के अपने बच्चे को गांव के उस सरकारी स्कूल में पढ़ा लिया, तब हम मानेंगे तुम हमारे साथ बराबरी का काम कर रहे हो, तब जाके पढ़ेगा इंडिया, तब जाके बढ़ेगा इंडिया। बोलिए मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को, तुम्हारे लड़के बच्चों को क्या पढ़ा सकते हो दलित आदिवासी पिछड़े बच्चों के बीच में बिठाकर? पढ़ा सकते हो गांव के स्कूल में? अगर नहीं पढ़ा सकते तो तुम्हारा कोई पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया नहीं, तुम सिर्फ हमें झोल देने का काम कर रहे हो। अरे एक तरफ गरीब के बच्चों को टूटा फूटा स्कूल में पढ़वाते हो, उनको छत टपक रही है, वहां हमारा बच्चा ये सौसर पांडुरना में पढ़ रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा,
फलाना टाटा बिरला के स्कूल में पढ़ाओगे आप बच्चों को, और हमारा व्यक्ति कहां पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में, जहां टीचर भी दारू पी के जाता है, जहां कोई पढ़ाई नहीं होती, वहां हमारा गरीब का बच्चा पढ़ता है, और अमीर का बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अब दोनों पढ़े लिखे बच्चे को बोलते कि आओ बेटा पटवारी के पेपर दे दो। गरीब का बच्चा फटी कप शर्ट पहन के पटवारी के पेपर देने के लिए भी वहीं बैठता है, और अमीर का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में लाखों की गाड़ी में घूमता है, वो भी वहीं बैठता है। पेपर देते समय बोलते हैं कि एक साथ पेपर होगा, एक साथ पेपर देंगे गरीब और अमीर, और पढ़ाते समय बोलते गरीब वहां और अमीर यहां। वारे आदमी, अरे तुम जैसे पेपर एक साथ दोनों बच्चे को बैठा के लेते हो, वैसे ही पढ़ाई भी दोनों को एक साथ बैठा के करो, तब दलित आदिवासी के बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनेंगे। नहीं तो अमीर का बच्चा आईएएस आईपीएस बन रहा है और गरीब का बच्चा मजदूर बन रहा है। यही नीति इनके साथ चल रही है। इसीलिए हमारे लोग शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गरीब आज गरीब हो रहे, अमीर आज अमीर हो रहे, यही सबसे बड़ी वजह है। ये दोहरी शिक्षाकरण की नीति है। गरीबों को बर्बाद कर दो और अमीरों को आबाद कर दो, और ज्यादा अमीर होगा तो ईडी लगा दो। अरे समझिए इनके षड्यंत्र को। आपने बहुत झेल चुका है बीजेपी कांग्रेस को। एक मौका आपके भाई देवरावण भलावी को दीजिए। ये ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है ना, ये इसी के लिए है ताकि बीजेपी कांग्रेस के तख्ता को पलट सके। हालांकि हमें कांग्रेस का तख्ता पलटने की जरूरत नहीं है। वो तख्ता गुणमाना का जैसा जैसा कारवा बढ़ता है, कांग्रेस का तख्ता खुद ब खुद पलट जाता है। बस आप मजबूत होइए, फोन उठाइए, रिश्तेदार में लगाइए, बोलिए कि भैया अब तो 100 शहर में ब्लैक बोर्ड चल रहा है। बोलिए, फोन उठाइए, रिश्तेदारी में जाइए, बोलिए कि गांव गांव में आज देवरावण भलावी का नाम चल रहा है। बोलिए उनको, ये बड़े बड़े पोस्टर लगा लगा के जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता, ये पोस्टर वाले नेता हैं। ये बड़ी बड़ी फ्लैक्स में, टीवी में, न्यूज अखबार में डेली दिखेंगे। हमारी एक तक खबर नहीं दिखेगी, क्यों? पैसा नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये अखबारों में दिखेंगे और हम हर गरीब मजदूर के आंखों में दिखेंगे। ये बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स में दिखेंगे और हम मजदूरी करने वाले, रोजगार गारंटी के काम करने वाले लोगों की शक्ल में दिखेंगे। ये बड़े बड़े टीवी में आपको दिखेंगे और हम टूटा मकान में रहने वाला उस गरीब आदिवासी पिछड़े के घर में दिखेंगे। ये बड़े बड़े मंचों में दिखेंगे और हम छोटे छोटे जहां गरीब मजदूर बैठे हुए हैं उनके बीच में उनके साथ रोटी बैठ के खाते हुए दिखेंगे। अंतर यह है कि ये अमीरों के नेता है, पूंजीपतियों के नेता है, और अंतर यह है कि हम इसी समाज के बेटे हैं जिनके समाज के लोगों ने अपनी पूरी उम्र मजदूरी करते हुए दूसरे के यहाँ बर्तन झाड़ू पोंछते हुए लगाया है। हम उनके बेटे हैं। हम हर समस्या को नजदीकी से देखे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, अरे हमारा बहुत बड़ा परिवार है। ये नकुलनाथ जी जो बोलते हैं कि आप हमारा सब परिवार हो, काई का परिवार है जी? सिर्फ कितने दलितों की मेरे को बताइए, 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, तो एक दलित का नाम बताइए मुझे। एक आदिवासी का नाम बताइए जिसके पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है? नहीं। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग, जिनका 35 साल नहीं हुआ है, उन लोगों का छिंदवाड़ा जिले के अंदर 3-3 हजार 4-4 हजार एकड़ जमीन हो गई। मतलब बाहर से लाके उनकी जमीन बढ़ाने का काम इन्होंने किया है और यहाँ के लोगों को गरीब करने का काम किया। ये विकास इनका है। आपकी संपत्ति खत्म होते जा रही है और छिंदवाड़ा में चले जाइए, आपके सौंसर में घूम जाइए, कितने दलित आदिवासियों की बड़ी दुकानें आप देख लीजिए, नहीं है, क्योंकि आपका कोई विकास बीजेपी कांग्रेस ने नहीं करी। चप्पल खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, बड़े से बड़े कुर्ते जैकेट खरीदने के लिए जब मैं दुकान घूमता हूं तो एक भी हमारे लोगों की दुकान यही नहीं मिलती, एक भी दलित आदिवासी की दुकान नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से कोई दलित आदिवासी ने दुकान खोल भी लिया हो तो उसकी दुकान बाजू वाला नहीं चलने देता, भगा इसको। कहां दलित आदिवासी लोग आगे बढ़ रहे हैं? बोले ये तो मजदूरी करे, झाड़ू पोछा करे, वो नगर निगम में कचरा उठाए, गटर के अंदर घुस घुस के चट्टी पेशाब साफ करे, ये काम करवाने का काम हमारे हाथ करवाते हैं। समझ जाइए मेरे भाइयों, आज हर गरीब का बच्चा भी नेता बने, हर गरीब का बच्चा सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, ऐसी उम्मीद के साथ। और बाबा साहब अंबेडकर जी और माननीय काशीराम साहब और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन के साथ हम निकले हुए लोग हैं। आप आइए, साथ दीजिए, जुड़िए। हम एक के साथ एक जुड़ेंगे और छिंदवाड़ा जिले के अंदर इनकी बीजेपी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे और बाबा साहेब और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन को पूरा करके ब्लैक बोर्ड और तख्ता के झंडे को लहराने का काम करेंगे। आपको शपथ लेना पड़ेगा। अगर हम सांसद बनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम सांसद बनते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दलित आदिवासी कैसे व्यापार और धंधा और बड़े बड़े संसाधनों में कब्जा करेंगे हम इनको बताएंगे। हमारे लड़के
जब दारू भट्टी के ठेके के लिए भी अगर भरते हैं ना, उनको नहीं मिलती। हमारे लड़के जब रेत की खदान के ठेके के लिए जाते हैं तो उनको नहीं मिलती। हमारे लड़के कई बड़े बड़े टेंडर डालते हैं तो उनको षड्यंत्र पूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस काबिल नहीं है। उनको ये लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सम्मानीय साथियों, आज हेमंत सोरेन जी जेल में है। हेमंत सोरेन जी ने कहा था, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री, कि अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो इनको हमसे बदबू आने लगती है, इनको हमसे जलन होने लगती है, हम इनके बाजू में कुर्सी में बैठने लगे तो ये लोग हमारे नाम से जल भूंज के राख होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बोले हम तुमसे झुकने डरने वाले नहीं हैं। और आज उस व्यक्ति को इनने जेल में भर के रखा है। पूछिए चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलित समाज के लिए दिन रात लड़ता था, उनके ऊपर गोली चलाने वाले लोगों का ताल्लुकात कौन सी पार्टी से है? पूछ लीजिए। आज दादा मनमोहन साहब भट्टी को जिन्होंने खत्म किया, उन लोगों का ताल्लुकात कौन सी पार्टी से है? आपके लोगों का हक अधिकार खत्म करने का काम और आपके शासक वर्ग न बनने देने का काम ये बीजेपी कांग्रेस ने किया है। मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है कि दलित आदिवासी न्यायपालिका में बैठे जज बने। मेरा मकसद है कि व्यवस्थापिका में आईएएस, आईपीएस अधिकारी, जो बड़े बड़े सचिव, सचिवालय में सचिव है, निजी सचिव है, अपर सचिव है, उसमें दलित आदिवासी पिछड़े के लोग दिखे। मेरा उद्देश्य है कि जब विधायक और सांसद बने तो अपने वर्ग को ना भूलने वाले स्वतंत्र नेता विधायक और सांसद बने। मेरा उद्देश्य है कि मीडिया में जब बड़े बड़े एंकर डिबेट करते हैं तो दलित आदिवासी और पिछड़े के लोग भी उन बड़े बड़े टीवी और टीवी में एंकर दिखे। लेकिन आप लोग नहीं दिखते क्योंकि आप मुख्य धारा में नहीं हो। जो लोग न्यायपालिका में कब्जा किया है वो शासक है। जो लोग आईएएस आईपीएस ज्यादा संख्या में बने वो लोग शासक है। जो लोग बड़े बड़े विधायक और सांसद बनके अपने वर्ग के लोगों के लिए बोलते हैं वो लोग शासक हैं। जो लोग मीडिया में जाकर, आज आप देखिए, एक दलित बच्ची का अगर कोई छेड़ दे उसको कोई टीवी में नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर कोई बड़े से बड़े नेता और बड़े ऊंची जात वाले लोगों की लड़की कोई छेड़ दे तो एक हफ्ते तक टीवी में बहस चलती है। लेकिन दलित आदिवासी पिछड़े और मुसलमान और ईसाइयों के लड़के को कोई छेड़ दे, इनको कोई मार दे तो कोई टीवी में न्यूज नहीं चलेगी। मतलब हमें अगर कोई छेड़े, हमें अगर कोई मारे तो हम तो उनके लिए जानवर के समान है, कुत्ते बिल्ली के समान है। लेकिन अगर उनके लोगों को एक कांटा भी गड़ेगा तो टीवी न्यूज में एंकर सर पटक पटक के गाली देंगे, और जब हमारे व्यक्ति के साथ गलत होगा तो एक छू चाबी उनके जबान से नहीं निकलते। इसको कहते हैं गोदी मीडिया। सम्मानीय साथियों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं बोलने में इन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से कई आगे हूं। भले ही उम्र 26 साल है, गोंडों का दिमाग घुटने में है बोलने वाले लोग। आज सुन ले, गोंडों का दिमाग घुटने में नहीं था। अरे गोंड तो 1750 साल इस धरती में राज किए हैं। हम सांसद बन के तुम्हें दिखाएंगे। हर दलित आदिवासी मुस्लिम भाइयों ने इस गोंडवाना रियासत के अंदर बराबरी से अपना जीवन यापन किया, स्वाभिमान से जीवन जिया। उन दलित आदिवासी पिछड़ों को कहना चाहता हूं कि कभी ये गोंडवाना के लोगों ने किसी के साथ भेदभाव अन्याय नहीं किया, आपके साथ रहे हैं। उन तमाम मुसलमान भाइयों के साथ 52 57 परगना में मिलकर राज करे हैं। इसलिए आइए जुड़िए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन से जुड़िए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत बनाइए। और इस बार एक मौका, अरे सबको ढेर बना दिए, एक बार मौका दीजिए। अपने परिवार के लोग बोलिए कि भैया बस ब्लैक बोर्ड पे देना है। कोई बोलेगा अरे गोंडवाना के नेता बिक जाएंगे, उनको बोलना है ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलेंगे अरे जे आजकल क्या है लड़के क्या बताएंगे, उनको बोलना है ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलेंगे अरे गोंडवाना के लोगों की कोई औकात नहीं, उनको बोलना है ऐसा कुछ नहीं है। जीत रहा है तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड जीत रहा है। सिर्फ एक चीज आपको बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को जिताएंगे। ये 2 जवाब मेरे से ले लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं ये लोग आपसे कभी बहस नहीं करेंगे। और आइए गरीब के बच्चों को सपोर्ट करिए। ये धोती पहन के घूमने वाले लोग भी सांसद बन सकते हैं, हम इस देश को बताना चाहते हैं। धोती पहनने वाले लोग पांडुरना और सौसर के अंदर जब निकलते हैं बोलते काहे मम्मा, काहे दद्दा, काहे दाऊ, कहां से आओ रे, कहां से आओ, क्या कर रहा हो। लेकिन आज हम उनको बताना चाहते हैं कि ये धोती पहनने वाले और ये मूड में पगड़ी बांध के घूमने वाले अब इस छिंदवाड़ा के अंदर राज करने वाले, इसलिए हल्के में मत लेना। हर गांव का व्यक्ति, हर गरीब मजदूर, हर मूल निवासी भाई भी इस देश का शासक बन के रहेगा। इस चीज की घंटी आज से बज चुकी है साथियों।
घूमिए गर्व से धोती पहन के, अरे सर में पगड़ी बांध के निकलिए। अब हम लोगों ने खूब शोषण सह लिया, खूब बेइज्जती सह लिया, अब इनको हम बताएंगे कि इज्जत किसे कहते हैं। और नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी को बोल दीजिए कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर डाल के अब जहां आपकी जन्मभूमि है आप चुपचाप वहां चल जाओ। अब तो मौका दे दो, अब तो मौका दे दो। वो दीपक सक्सेना जी को विधायक कभी बनने ही नहीं दिए, बोला हम मुख्यमंत्री बन रहे, चलो सीट दो। वो उत्तम ठाकुर जी बोले हमें भैया सांसद बनने कांग्रेस में, बोले चल भट, तो बीजेपी में चल गए। भैया दूसरे को तो मौका ही नहीं दिए। कई दिग्गज नेता कांग्रेस में हैं जिनने अपनी उम्र लगा दिए, जो कमलनाथ जी नकुलनाथ जी से ज्यादा इज्जतदार है, जिनने अपने गांव में इतनी इज्जत बना कर रखा है, शहर में विधानसभा में इज्जत बना कर रखा है, ऐसे कांग्रेस के लोगों को मौका नहीं देते ये लोग। बीजेपी वाले भी वैसे ही है। यहां पर से प्रकाश उइके जी खड़े हुए थे, कितने दिन मेहनत करे थे उनने पांडुरना में, जबकि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल दिए। बीजेपी में कई ऐसे लोग जिनने पूरी उम्र लगा दिए जी, घर द्वार लूट दिए, बच्चे परिवार बर्बाद हो गए उनके बीजेपी के चक्कर में, लेकिन उन लोगों को इनने टिकट नहीं दिए। पैसे देने वाले लोगों को बीजेपी में ला ला के टिकट दिए। और वो बीजेपी में जो जिन लोग झंडे उठाते हैं, बैनर उठाते हैं, बेचारे पूरी उम्र लगा दिए, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता। जिन्होंने कांग्रेस में पूरी उम्र लगा दिए, उनको कभी सांसद बनने का मौका नहीं मिलता। तुम सिर्फ झंडे बैनर उठाने के लिए बनाए गए और रखे गए हो, इसलिए आइए जुड़िए। गुणवाना गणतंत्र पार्टी आपको मौका देगी। हर मेहनत कश लोगों को मौका गुणवाना गणतंत्र पार्टी में मिलेगा। हम मेहनत कश लोग हैं, हम बोलना जानते हैं, हम पढ़ना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। अरे हम हर चीज का नियम कानून से लेकर हर विधेयक को बनाकर कानून बनाना जानते हैं। आइए जुड़िए। अब गुणवाना शिक्षित हो चुकी है, अब गुणवाना पढ़ लिख गई है, अब गुणवाना बोलने लगी है। जो कमलनाथ जी कहते थे कि कितने गोंड रहते हैं यहाँ पर, जो कमलनाथ जी कहते थे कि गोंडों ने, आदिवासियों ने साइकिल चलाना सीख गए लेकिन मुंह चलाना नहीं सीखे, आज वही कमलनाथ जी कहेंगे कि यही गोंड आज मुंह चलाना सीख गए और हमारी बोरिया बिस्तर बांध के भगाना भी सीख गए। वो समय आ चुका है साथियों। आइए स्वागत करते हैं आपका। जो बीजेपी में झंडे बैनर उठाते हो, जिनने 20 साल 25 साल मेहनत किया, उन लोगों का भी स्वागत करते हैं। आइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को देखकर आइए। आइए हमें मूल निवासी होने की वजह से मिलने वाला हमारा हक आरक्षण को देख के आइए। आइए सभी धर्म के लोगों को ससम्मान जीवन जीने के लिए अगर आपको आना तो आइए गुणवाना गणतंत्र पार्टी में। इस देश के संविधान में जो हर रोज चोट कर रहे हैं, हर रोज संशोधन कर रहे हैं, सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे कानून लाकर तुमको इस देश से भगाना के लिए, तुम्हें डिटेंशन सेंटर और जेल में डालने के लिए जो कानून लेके आने वाले, आइए इस बार गुणवाना गणतंत्र पार्टी का एक बार मौका दीजिए। आपको विश्वास दिलाते हैं, हम सड़कों में उतर के आंदोलन करे हैं, सांसद बनने के बाद विधानसभा के अंदर बैठ के धोती पहन के आंदोलन करेंगे। नकुलनाथ जी सांसद बनने के बाद संसद भवन में कितने बार बोले कि भैया पांडुरंगा में पानी की कमी है, उसके लिए हमें कुछ काम करना है। कितने बार संसद भवन में नकुलनाथ जी ने बोला कि यहाँ दलित और आदिवासियों के बच्चे बहुत अनपढ़ और अशिक्षा के शिकार है, उनको मौका मिलना चाहिए। कितने बार संसद भवन के अंदर नकुलनाथ जी ने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पलायन कर रहे हैं, इनके लिए हमें और रोजगार के साधन चाहिए। कितने बार नकुलनाथ जी ने बोला कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उसके लिए हमें और कानून बनाने की जरूरत है, कभी नहीं बोला। क्योंकि नकुलनाथ जी सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए और बस अय्यासी करने के लिए सांसद बने हैं। ये कभी आपकी बात को सांसद भवन में नहीं उठाएंगे। सांसद बनना मायने नहीं रखता, सांसद बनने के बाद विधानसभा में आप गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की आवाज बनना मायने रखता है। यहाँ के पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाइयों को काटा गड़े तो दिल्ली के सांसद भवन में चीख सुनाई देनी चाहिए, ऐसे सांसद बनाइए। ये सांसद नकुलनाथ जी तो कभी जीवन में संसद भवन नहीं जाएंगे, ये सिर्फ शपथ लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे। अरे गूंगे लोगों को सांसद मत बनाओ, बोलने वाले, लड़ने वाले, भिड़ने वाले, आपके लिए जेल जाने वाले लोगों को सांसद बनाओ। क्योंकि आपकी आवाज अगर दिल्ली तक जाएगी तभी आपकी मांगे पूरी होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, आपका क्षेत्र का विकास होगा, तभी संभव है। अन्यथा संसद भवन में आप जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका बच्चा अगर संसद भवन में जाएगा ना, वो नकुलनाथ जी से अच्छा बोल लेगा।
जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी बेटी अगर सांसद बन के दिल्ली के संसद भवन में पहुंचेगी तो वो नकुल नाथ जी से ज्यादा बोलेगी, ज्यादा बात रखेगी, झगड़ लेगी, लड़ लेगी आप लोगों के खातिर, क्योंकि आपके बच्चों में काबिलियत है, लेकिन नकुल नाथ जी में उतनी काबिलियत नहीं है। अगर नकुल नाथ जी में काबिलियत होती, कमलनाथ जी में काबिलियत होती, तो सांसद भवन के अंदर आप हमारी आवाज बन रहे होते, हमारे क्षेत्र में बांध बनाकर हमें डुबो रहे नहीं होते, हमारे क्षेत्र में आप वन अभ्यारण्य के नाम पे जंगलों से हम लोगों को भगा रहे नहीं होते। लेकिन ये लोग कभी आपकी आवाज नहीं बनेंगे। ये लोग 45 गुना संपत्ति इनकी बढ़ चुकी है छिंदवाड़ा आने के बाद, और ये लोग उसको और 60 गुना बढ़ाने के लिए बीजेपी में अपने विधायक और महापौर को बेचने का काम कर रहे हैं। आपका कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उठिए, जागिए, अपने बच्चों को राजनीति के लिए तैयार करिए, क्योंकि ये राजनीति वह चाबी है जो आपके बच्चों के हाथ में कटोरा रहेगा भीख मांगने का या हाईटेक कंप्यूटर रहेगा, ये राजनीति ही तय करती है, ये नेता ही तय करते हैं। आपकी महिलाओं को लाडली बहना के नाम पे 3000 रुपए मिलना चाहिए या आपकी महिलाओं को बढ़िया रोजगार मिलना चाहिए, राजनीति तय करती है। आपके लोगों को कपास का रेट कम मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, राजनीति तय करती है। आपके लोगों को अनाज की कीमत कम होगी या ज्यादा होगी, राजनीति तय करती है। और आपके बच्चों को कितनी नौकरी मिलना चाहिए और कितनी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, राजनीति तय करती है। किस क्षेत्र को प्राइवेट करना है और किसको सरकारी करना है, ये राजनीति तय करती है। किन लोगों को घर पे बुलडोजर चलाना है, किन के घर में नहीं चलाना है, ये राजनीति तय करती है। आपके बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति हॉस्टलों में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, राजनीति तय करती है। लेकिन याद रखिए, आपके जो बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, मैं उन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, आप अपने जो कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों से पूछिए, एसटी एससी ओबीसी के नेता जो बीजेपी कांग्रेस में जुड़े हैं, आप अपने बच्चों से पूछिए कि बेटा तेरी स्कॉलरशिप मिली क्या नहीं रहे। उनसे पूछिए, अच्छा तेरे को कॉलेज में जो स्टेशनरी कापी पुस्तक मिलती है मिली क्या नहीं। उनसे पूछिए कि तुमको ये जो गृहवास के नाम पे जो पैसा मिलता है कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को, रूम का किराया, वो तुमको मिला कि नहीं। बोलेंगे नहीं मिला पापा, नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? आरटीआई लगाओगे तो आपको जानकारी पता चलेगी। आपको बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, आपके बच्चों को मिलने वाली स्टेशनरी, आपके बच्चों को गृहवास के नाम पे मिलने वाला जो रूम का किराया लाडली बहना के नाम पे उनकी मम्मी को दे दिया गया। मतलब बच्चों के थाली का भोजन मां को दे दिया गया। बोलते देख मेरी बहना, लाडली बहना, प्यारी बहना। अरे तुम बच्चों के खाना निकाल के मां की थाली में रखते हो और बोलते हो हमने तुम्हारे थाली भर दिया। अरे तुम्हारे जो पैरों में बंधी हुई लुंगी, जो फटी लुंगी है, उस लुंगी को सर में बांध के लोग कहते देखो हमने तुमको राजा बना दिया। आपकी थाली का भोजन मां की थाली में डाल के बोलते हो पेट भर जाएगा। अरे ये बेवकूफ बन रहे हैं, आपको समझिए इस बात को। आज बीजेपी और कांग्रेस में जुड़े जो बच्चे हैं उनको ढंग से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। यही बच्चे मेरे पास आते हैं कि भैया स्कॉलरशिप नहीं मिली, चलो आंदोलन कर ले। हम आंदोलन कर ले जाते हैं। शर्म करिए, आप बीजेपी कांग्रेस में हो लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा की हालत क्या, उनसे पूछिए। एसटी एससी ओबीसी के बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, पूछिए कन्या परिसर में जिनकी लड़कियां पढ़ती है, पूछिए जो कन्या परिसर में आपको कैसी दाल और सब्जी मिलती है, पूछिए कि कन्या परिसर में तुम्हारे हॉस्टल अधीक्षक है या ठेके में देखे रखे। कन्या परिसर में जो ओबीसी के जो हॉस्टल चल रहा है, जो आदिवासी एससी के हॉस्टल चल रहा है, कई ठेके में है, वहां पर अधीक्षक भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे लोग जय मोदी जय कांग्रेस करने पे भिड़े हैं और उनके बच्चे देखिए बेरोजगारी के शिकार हैं। अरे समझिए, आपका बच्चा दिल्ली में, भोपाल में आंदोलन कर रहा है रोजगार के लिए और उनके पिताजी बोलते भैया ध्यान देने कांग्रेस बीजेपी में, फूल में, पंजा में। अरे कभी अपने बच्चों से पूछ लीजिए उनके पेपर लीक क्यों हुए, उनकी भर्तियां क्यों नहीं हुई, उनने कब से फार्म डाला और अभी तक क्या हासिल हुआ। आपके बच्चों से जवाब लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों की नहीं सोच रहे हैं। आपके दिमाग में पार्टी का थप्पा बैठा हुआ है, आपको सिर्फ लगता है पार्टी जीतना चाहिए, बाकी जाए तेल लेना गलत। अरे कभी अपने बच्चों के लिए देख लीजिए। दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग अपने बच्चों को देखिए, देखिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग अपने बच्चों से क्या हो रहा है आपके बच्चों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपकी संस्कृति के साथ। ये गुणवाना गणतंत्र पार्टी ब्लैक बोर्ड लेके इसीलिए आई है कि आइए इतने दिन का हिसाब, इतनी शिक्षा समस्या का हिसाब ये ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे
और यही ब्लैक बोर्ड में, जब भी हम ब्लैक बोर्ड में बटन दबाएंगे तुम्हारी बच्चों की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। जब भी हम ब्लैक बोर्ड में वोट डालने के लिए 19 तारीख को जब सुबह जाएंगे तो हमारे बच्चों की तस्वीर दिखना चाहिए, हमारे गरीब मजदूरों की तस्वीर दिखना चाहिए, जिनकी दुकान ये अतिक्रमण के नाम पे उखाड़ कर फेंक रहा है, उनकी तस्वीर देखना चाहिए। आइए 19 तारीख को इतिहास रखते हैं। ये 19 तारीख को एक इतिहास की शुरुआत करते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान देकर एक नया देश दिया, वैसे ही आज 19 तारीख को वोट देकर इस छिंदवाड़ा को एक नया सांसद देने का काम करिए। जय सेवा, जय गुणवाना, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुणवाना गणतंत्र पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी, लड़ेंगे, लड़ेंगे। एसटीएससी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसटीएससी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गुणवाना, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में भलावी दादा ने तहलका मचा दिए, जिसका हमें वाकई में इंतजार था, और सुन लिया आपने कि ये है गोंडवाना की शान, गोंडवाना की